डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं गोवा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा मोटर गैरेज चलाता हूँ और इसी से मेरा घर का गुजारा चलता है। वैसे कहूँ तो ये दुकान काफ़ी छोटी है जहाँ पर मैं ये गैरेज बनाकर चलाता हूँ, लेकिन मैं इससे अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ और मेरे पड़ोसी इस पर यकीन नहीं कर पाते। वो तो ये समझते हैं कि मैं छोटा मोटा मैकेनिक हूँ। उन्हें लगता है छोटे मोटे मैकेनिक ज़्यादा पैसे नहीं कमाते और हमेशा तेल से गंदे ही रहते। भले ही मेरे उन गंदे कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा तेल लगा होता है, लेकिन मेरी जेब में उस तेल से ज़्यादा माल होता है और शायद मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। उन्हें कभी यकीन नहीं होगा और मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उन्हें अमीरों की कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी हैं वो बैंक में लगे हुए हैं, किसी का अपना बिजनेस है और यहाँ कई घर खाली पड़े हुए हैं। धीरे धीरे इन महंगे घरों को अमीर लोग ही खरीदते जा रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर को लगता है कि मुझे ये पुश्तैनी पैसे मिले होंगे जिनसे मैंने ये घर खरीदा है। लेकिन मैंने ये घर अपनी मेहनत से खरीदा था। 10 साल पहले मैंने अपने पैसे जोड़े और उससे ये घर खरीदा और तब से बाकी पैसे मैं जोड़ता आ रहा हूँ और मेरा अच्छी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं अपनी कॉलोनी की तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं। जब भी कोई नया घर खरीदता है तो सब कॉलोनी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, उन्हें कंफर्टेबल करते हैं और यहाँ पर रात के वक्त भी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आगे वाली गली छोटी है और वहाँ पर रात को गेट लग जाता है। अंदर कोई भी अनजान इंसान आ नहीं सकता, इसलिए इस सेफ कॉलोनी में हमें बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर लगभग साल में 1 या 2 लोग नए घरों को खरीदते हैं और अब बहुत कम घर बचे हैं। सबसे पीछे वाला घर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा। हम भी उस घर को खरीद नहीं सकते और इस कॉलोनी में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं किसी तरह से सस्ते में वो घर मिल जाए, क्योंकि इतना महंगा घर कोई भी खरीद नहीं सकता। वहाँ पर एक अपना पर्सनल पूल है, खेलने के लिए पीछे लॉन बना हुआ है। इसे छोटा घर नहीं, एक बड़ा बंगला कह सकते हैं और अंदर इतनी महंगी महंगी चीज़ें रखी हैं। सब का सब एक साथ बेचा जाएगा और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कौन इसे खरीदेगा। अंत में उस घर को खरीद लिया गया और ये खबर हमारी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। सबका सवाल यही था, कौन है जिसने इस घर को खरीदा है। ट्रक उस घर के सामने खड़ा था और उससे सामान निकाला जा रहा था। वहाँ 2 लोग खड़े उस घर की तरफ देख रहे थे जो अनजान लग रहे थे, मियाँ बीवी। उन्होंने इस घर को खरीदा था और पीठ हमारी तरफ थी। यहाँ हम पड़ोसी 4-5 इकट्ठे होकर बात किए जा रहे थे और सबने मन बनाया, बाद में क्यों जाना, अभी उनके पास जाकर बात करते हैं। जैसे ही हम उनके पास पहुँचे, उनकी उम्र 40 साल के करीब होगी। उस आदमी ने हमारी तरफ देखकर कहा, हेलो, मैं हूँ विक्टर डिसूजा और ये मेरी पत्नी है। हमने ये नए घर को खरीदा है। मुझे लगता है आप यहाँ पर पड़ोसी होंगे। हमने भी हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे, उनसे पूछने लगे कि उनका काम क्या है। उनके अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं और उन्होंने सोचा है कि वो गोवा में भी एक घर खरीद ही लें। वैसे उनके अलग अलग देशों में कई घर हैं। हर किसी की आंखें फटी रह गई थी उनकी बातें सुनते सुनते। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इसलिए हर कोई उनसे अच्छी दोस्ती करना चाहता था। मैं भी उनसे दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि कई ऐसे सफल लोग होते हैं जो आपको ऐसे तरीके सिखा देते हैं जिससे आप भी सफल हो सकते हैं, और जान पहचान बढ़ाना कौन नहीं चाहता। धीरे धीरे हम सब उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगे और सामान भी लगभग रखा जा चुका था, लेकिन सही तरह से घर में टिकाया नहीं गया था। हम सब ने सोचा क्यों ना उनकी मदद ही करें, क्योंकि उन्हें बाहर से किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा और अगर हम भी उनकी मदद कर दें तो दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। हम 5 लोग थे और मिस्टर डिसूजा से हमने बात कर ली थी। वो भी घर में सारा सामान खुद ही रखने वाले थे। उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया कि हम भी उनकी मदद कर सकते हैं।
वहाँ घर के अंदर धीरे धीरे हम सामान रखते गए और पूरा दिन कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। आज छुट्टी का दिन था और हमने शाम को खेलने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन मिस्टर डिसूजा के घर में काम करते करते सारा दिन निकल गया और उन्होंने भी लॉन में अब बड़ा सा टेबल रखवा दिया और कहा, आज रात हम पार्टी करते हैं, यहीं पर बातें करते हैं। मैं आप सबके परिवारों के बारे में जानना चाहूँगा, आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ पर सवाल जवाब करेंगे। वहाँ सब परिवार इकट्ठा हो गए थे। कॉलोनी में जो भी यहाँ पर मौजूद था आज उनके घर आया हुआ था और उन्होंने पार्टी दी थी। वहाँ पर इतना सारा सामान उन्होंने खाने का मंगवाया हुआ था जिसे देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। पूरा लॉन भरा पड़ा था। एक तरफ बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे और हमारे लिए भी उन्होंने बड़े बड़े गिफ्ट रखे हुए थे। हमसे बात करते करते उन्होंने हमें गिफ्ट देना शुरू कर दिया और कहा कि यहाँ पर अच्छे पड़ोसी हमें मिल जाएं, हम यही चाहते थे और अंत में हमें यही मिल गया। मिस्टर डिसूजा और उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। वो बात भी बड़े अच्छे तरीके से करते थे। वो अपने काम की बातें बताते जा रहे थे और कुछ हमारे काम की बातें भी हमें बताए जा रहे थे कि हम सब कैसे अपने अपने काम को बढ़ा सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि आप सबके अगर काम छोटे हैं तो वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वो नए कामों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया करते और जब काम बढ़ जाते तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाता। मैं भी तो कब से सोच रहा था अपनी दुकान बड़ी कर लूं, एक बड़ा सा गैरेज डालूं और मिस्टर डिसूजा मुझसे कह रहे थे, हाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, एक बड़ा सा शोरूम गाड़ियों का हम डाल सकते हैं, उसी के अंदर गैरेज भी चला सकते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैं उनसे गहरी दोस्ती बनाना चाहता था ताकि भविष्य में फ़ायदे हो सके। ये उनका पहला दिन सबके लिए यादगार बन गया था। उसके बाद वो हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए क्योंकि उन्होंने पूरी कॉलोनी में लाइट्स लगवा दी थी, सड़कों की सफाई करवा दी थी, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पौधे लगवा दिए थे। हमारी ये छोटी सी कॉलोनी को बहुत बढ़िया कॉलोनी बनाकर रख दिया था। वहाँ दूर दूर से कई लोग यहाँ घूमने के लिए आने लगे थे और हम इससे थोड़ा थोड़ा परेशान ज़रूर हो रहे थे, लेकिन हमें खुशी हो रही थी। इतनी अच्छी कॉलोनी बनाकर रख दी। उन्हें जैसे पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था और वो उन पैसों को सही जगह पर खर्चते भी थे और यहाँ धीरे धीरे उन्होंने सबका भरोसा जीत लिया था। इसके बाद सब कुछ सही चलने लगा। एक दिन ये रविवार की सुबह थी। हमारे पड़ोसी कुछ आवाज़ कर रहे थे तो मैं भी भागता हुआ उनके पास गया। घर में काफ़ी खलबली मची हुई थी और मेरे वो पड़ोसी कह रहे थे रात को उनके घर कोई सांप आ गया जिसने उन्हें डस लिया है, जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मैंने बड़ी तेज़ी से गाड़ी निकाली थी और उन्हें बिठाकर हम अस्पताल पहुंच गए थे। मैं उनसे पूछे जा रहा था सांप कहाँ से घुसा, क्या उन्होंने सांप को देखा। उनकी बीवी कह रही थी सांप को देखा तो नहीं, लेकिन इनके शरीर पर सांप के काटने के निशान हैं। इससे पहले कि सांप का जहर शरीर में फैल जाए इन्हें हम अस्पताल ले आए हैं। डॉक्टर ने उन निशानों को देखा जबकि मैं बाहर खड़ा था। काफ़ी देर अंदर बातचीत चलती रही लेकिन उनका इलाज नहीं किया गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और मैं उनसे पूछने लगा क्या हुआ, डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है ये सांप के काटने के निशान नहीं है। मैंने उनसे पूछा सांप के काटने के नहीं है, मुझे तो दिखाइए कहाँ पर काटा है सांप ने। उन्होंने गर्दन से वो रुमाल हटाया और गर्दन पर 2 निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सांप के काटने के निशान हो। 2 दांतों के निशान बने हुए थे। किसी और जानवर के या कीड़े के इस तरह के निशान नहीं होते, लेकिन डॉक्टर ने समझाया था कोई कीड़ा ही हो सकता है, शरीर में कोई जहर नहीं गया है। इसके बाद हमारे पड़ोसी सोचे जा रहे थे और ऐसे ही ख्याल मेरे अंदर भी पनपते जा रहे थे। निशान तो बना है, किसी ने तो काटा है, लग तो सांप के काटने के निशान ही रहे हैं, लेकिन सांप घर में ढूंढना होगा और डॉक्टर को तो ज़्यादा पता है ना। इस तरह बातें करते करते हम घर आ गए थे। मैं वो पूरा दिन उनके घर में ही रहा था क्योंकि मेरे पड़ोसी अजीत बार बार सोचे जा रहे थे कहीं जहर बाद में तो नहीं फैलेगा, कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। पूरा दिन उन्हें समझाते ही रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं हुआ, ना तो कोई जहर था, बस वो घबराए जा रहे थे, इसलिए बार बार उन्हें घबराहट सी हो रही थी। हम उन्हें पानी पिलाते और वो ठीक हो जाते। घाव रात होते होते लगभग भरने के करीब ही हो चुके थे। ऐसे किसी कीड़े ने काटा था कि शरीर के घाव भी बड़ी तेजी से भर रहे थे। पहले तो धीरे धीरे खून भी निकल रहा था, लेकिन अब तो मांस भी पूरी तरह से जुड़ चुका था। लेकिन ये खबर हमारी पूरी कॉलोनी में फैल गई थी। इसके बाद उनके घर बहुत सारे लोग आए देखने के लिए।
मिस्टर डिसूजा भी आए थे। मिस्टर डिसूजा उससे अगले दिन आए थे और तब तक घाव लगभग पूरी तरह से भर चुका था, बस थोड़े थोड़े निशान बचे थे। कॉलोनी में हर जगह चर्चा थी कि कोई ऐसा कीड़ा है यहाँ पर जो काटता है, निशान बनता है और उसके बाद निशान भी एक दिन में गायब हो जाते हैं। डॉक्टर ने भी कहा था इतनी जल्दी घाव नहीं भरते, कैसे भर गए ये घाव वो समझ नहीं पा रहे थे। मिस्टर डिसूजा ने भी कहा अमेरिका में भी कुछ ऐसी मकड़ियाँ पाई जाती हैं जिनके 2 दांत होते हैं, वो इसी तरह शरीर पर डसती हैं, लेकिन उनके अंदर जहर नहीं होता, इसलिए उन्हें खतरनाक नहीं माना जाता। थोड़े दिनों में घाव भी भर जाते हैं, शायद ये भी वैसा ही हो। लेकिन इसके बाद मैंने सवाल किया था ये गोवा है, अमेरिका थोड़े ना है। यहाँ पर हम बचपन से पढ़े हैं, बचपन से रहे हैं, यहाँ किसी ऐसे कीड़े के बारे में हम नहीं जानते। उन्होंने कहा हो सकता है कोई बाहर से आया हो और उसके बैग में छिप कर ये कीड़ा यहाँ पर आ गया हो। ये कीड़े की उम्र लंबी होती है, हो सकता है किसी और को भी काटे, हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैं उनकी बात को मान नहीं रहा था, लेकिन वहाँ उस कॉलोनी के सब लोग उनकी बात मान रहे थे। अमीरों की बात सब मानते हैं। 2-4 दिनों में बात ठंडी हो गई, लेकिन अगले रविवार फिर से एक पड़ोसी की बाजू पर वैसे ही निशान थे। उसे भी लग रहा था किसी सांप ने काटा है। वो भी डॉक्टर के पास गया था और मैं भी उसे देखने के लिए जब अस्पताल में गया था, उन्हें छुट्टी मिल गई थी। हमारे साथ ही वो घर की तरफ आए थे और उनकी बाजू देखकर ऐसा लग रहा था वैसा ही निशान, 2 छोटे छोटे घाव उनकी बाजू पर बने थे, बिल्कुल अजीत की गर्दन पर बने निशानों की तरह ही। क्या सच में ये वही कीड़ा है? उन्होंने भी कहा हाँ वही कीड़ा हो सकता है। डॉक्टर ने भी कहा जहर तो अंदर गया ही नहीं और ये जो चोट है ये भी काफ़ी बारीक सी है, छोटा सा छेद ही हुआ है, जल्द ही भर जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन में वो घाव पूरी तरह से भर गया। मुझे बहुत ज़्यादा शक होने लगा था, कैसा कीड़ा है जो अलग अलग जाकर लोगों को काट रहा है शरीर के अलग अलग हिस्सों पर। क्या सच में वो कीड़ा यहाँ पर आया है या लाया गया है, या सच्चाई कुछ और ही है? इसके बाद हर हफ्ते ऐसे कीड़े के काटने की खबर हमारे कॉलोनी में आ ही जाती। कभी किसी को काटता तो कभी किसी को काटता, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता। ना तो शरीर में जहर फैलता, ना ही शरीर में कोई और बदलाव होते। कॉलोनी में ये बात फैल गई थी कि यहाँ पर कोई कीड़ा है जो लोगों को काट रहा है, लेकिन जहर नहीं फैल रहा है, इसलिए लोगों ने डरना बंद कर दिया था। बहुत सारे लोगों के शरीर पर ऐसे निशान बन जाते। वो बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते, लेकिन असर नहीं होता। उस कीड़े को भी ढूंढा नहीं जा सकता था। मैंने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सर्च किया था, लेकिन उस कीड़े की जानकारी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद मैंने मिस्टर डिसूजा से पूछा था, उन्होंने भी बताया वहाँ पर कीड़ा पाया तो जाता है, लेकिन उसकी तस्वीर खींची नहीं जा पाती। वो बहुत ही खुफिया तरीके से रहता है, हमारे घर की लकड़ियों के अंदर छिपकर रहता है और समय आने पर काटता है, खून पीता है और निकल जाता है। उसकी बातें सुनकर मैं उस कीड़े की जानकारी पाना चाहता था, लेकिन कुछ भी पा नहीं पाया। मिस्टर डिसूजा हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उन्होंने हमारी कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था और वहाँ पर टेनिस कोर्ट बनवा दिया था। दूर उन्होंने बड़े प्लॉट खरीद कर वहाँ पर फुटबॉल कोर्ट बनवा दिया था, वहाँ बच्चों के खेलने के लिए। हमारी कॉलोनी फेमस होती जा रही थी, यहाँ पर इसके रेट भी बढ़ चुके थे। उन्होंने बड़े बड़े पौधे लगवा दिए थे यहाँ पर, और उन पौधों के कारण यहाँ चिड़िया बहुत ज़्यादा आने लगी थी, लेकिन रात को भी परेशानी होने लगी थी। यहाँ कॉलोनी वाले भी कहने लगे थे चमगादड़ हमारी इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा संख्या में है, और हमारी कॉलोनी में हर जगह चमगादड़ ही चमगादड़ होते। हम बहुत ज़्यादा डरते, लेकिन मिस्टर डिसूजा चमगादड़ों से बिल्कुल नहीं डरते। उन्हें एक ट्रिक पता थी जिससे वो चमगादड़ को अपने हाथ पर बिठा लेते। दिन के वक्त गहरे पेड़ों के ऊपर वो छिपे हुए बैठे होते और मिस्टर डिसूजा उन पेड़ों पर चढ़कर उन चमगादड़ों को पकड़ कर ले आते। हम सब चमगादड़ों से पहले डरा करते थे, लेकिन मिस्टर डिसूजा उन चमगादड़ों को पकड़कर नीचे लाते, हर किसी को दिखाते वो चूहों की तरह होते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। बड़े बड़े चमगादड़ बस फलों को खाते हैं, वो इंसानों को काटने की कोशिश तक नहीं करते। उन्होंने हर किसी के अंदर से इस तरह से चमगादड़ों का डर निकाल दिया था, और मैं भी अब चमगादड़ों से नहीं डरता था, बल्कि चमगादड़ों के साथ रहना हम सब ने सीख लिया था। इसके बाद मैं कई और कॉलोनियों के अंदर गया था। वहाँ पर भी गहरे और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, लेकिन चमगादड़ वहाँ पर नहीं थे। चमगादड़ वहाँ पर रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता, सुनसान पेड़।
लेकिन हमारी कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं, चमगादड़ों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? ये सोच का विषय था और मैंने ये सवाल कई पड़ोसियों से किया था। हर कोई कह देता, चमगादड़ आ रहे हैं तो क्या हुआ, पंछी ही तो है ना, उन्हें भी जीने का हक है, हम उन्हें भगा नहीं सकते। हर किसी को मैं समझाता रहा था हमारी कॉलोनी में कुछ गड़बड़ तो हो रही है, लेकिन हर कोई कहता जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमारी कॉलोनी इतनी फेमस कभी नहीं थी, अब जो भी बन रहा है अच्छे के लिए ही बन रहा है, मिस्टर डिसूजा ही तो बनवा रहे हैं। एक रात, ये रविवार का ही दिन था, मैं बाहर सैर के लिए निकला हुआ था और वक्त रात के 11 बजे का था। मुझे जब भी पेट में दर्द की परेशानी होती है मैं बाहर सैर के लिए निकल जाता हूँ। इससे घबराहट भी कम होती है और रात को हमारी कॉलोनी बहुत ज़्यादा सेफ है, इसलिए रात को भी आप सैर कर सकते हैं। इस समय यहाँ पर कोई नहीं जागता और हर कोई सो चुका होता है। यहाँ घूमने के लिए जगह बनी हुई है और मैं भी उस पट्टी पर घूम रहा था। जैसे ही मैं एक पेड़ के पास पहुंचा, मेरी नज़र एक पेड़ के ऊपर पहुंची। वहाँ कोई औरत थी जो पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। पेड़ पर पहली मंजिल के करीब की ऊंचाई होगी, उतने ऊपर कोई औरत चढ़ी हुई है और मैं पेड़ के एक तरफ छिप गया। मैं ये जानना चाहता था कौन है ये जो पेड़ पर चढ़ी हुई है, क्या कोई लुटेरों की टोली तो नहीं जो यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हुई है। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। वहाँ सामने से स्ट्रीट लाइट उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी क्योंकि सामने पत्ते आए हुए थे, लेकिन वो थोड़ी सी खिसकी थी, मुझे उसका चेहरा नज़र आया था, मिस्टर डिसूजा की पत्नी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और मैं उस पेड़ से आगे निकला, लेकिन उस पेड़ से थोड़ा आगे निकलने के कारण रोशनी मुझ पर भी पड़ी थी और उसका ध्यान मुझ पर जैसे ही गया वो उस पेड़ के पीछे की तरफ घूम गई। मैं भागकर अब उसे पकड़ना चाहता था कि वो यहाँ पेड़ पर क्यों चढ़ी हुई है, कुछ सवाल तो पूछूं, लेकिन मैं जैसे ही उस पेड़ के दूसरी तरफ गया वहाँ पर कोई नहीं था। मैं इधर उधर घूमने लगा था, उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा था। तभी सामने वाले पड़ोसी निकले। उन्होंने मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। वो भागते हुए वहाँ पर आए और मुझे देखकर हैरान, अरे तुम यहाँ ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा, यहाँ मैंने किसी को देखा जो इस पेड़ पर चढ़ा हुआ था। मुझे लगा चोरी करने के लिए आया है, लेकिन वो चोरी करने के लिए नहीं आया हुआ था। उनके पास बहुत पैसे हैं, चोरी करने की ज़रूरत नहीं। उस पड़ोसी ने पूछा, कौन? मैंने कहा, मिस्टर डिसूजा की पत्नी मैंने पेड़ पर चढ़ी हुई देखी। हमारे वो पड़ोसी मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे और उसी के साथ हमारी आवाज़ें सुनकर आगे वाले अजीत भी वहाँ पर पहुँच गए। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, सच में मैंने ऊपर उसकी पत्नी को देखा है, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, कल उनके पास जाकर ही पूछ लेंगे, अगर वो यहाँ पेड़ पर चढ़ी होंगी तो बताएंगी ज़रूर। वो मुझ पर हंस रहे थे, मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, सच में मैंने उन्हें देखा था। उस रात सब पड़ोसी चले गए थे और अगले दिन हम सीधा पहुंचे मिस्टर डिसूजा के पास। वो मुझ पर हंस रहे थे। उनसे जवाब तो हम भी पूछ नहीं सकते थे, उनका रुतबा कॉलोनी में बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन घबराते घबराते मैंने वो सवाल पूछा, मुझे लगता है कल रात मुझे थोड़ा सा भ्रम हुआ था। मिस्टर डिसूजा मेरी बात बड़े गंभीर होकर सुन रहे थे। हाँ बताओ क्या हुआ, तुम इतने लोग आए हो, कुछ गड़बड़ लगती है। मैंने कहा, मैंने कल रात उस पेड़ पर चढ़े हुए किसी को देखा था। मुझे पहले तो लगा कोई चोरी करने के लिए आया होगा, लेकिन बाद में जब मैंने उसका चेहरा देखा वो मिसेस डिसूजा जैसा था। वो औरत थी, लेकिन वो पीछे से अचानक गायब हो गई। मिस्टर डिसूजा मेरी बात पर हंस नहीं रहे थे, बल्कि गंभीर थे और सुन रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी की बात आई, वो बात सुनकर वो हैरान से हो गए। उन्होंने कहा, वैसे ये बात मानने वाली तो है, मैं भी एक बार सोचता ज़रूर, लेकिन मेरी बीवी पिछले 2 दिनों से काफ़ी बीमार है, उसको एड़ी की चोट लगी है, तुम्हें दिखाता हूँ। वो मिस डिसूजा के कमरे में लेकर गया और वो सच में बेड पर लेटी हुई थी। वो हमें देखकर काफ़ी खुश हुई, लेकिन अपनी एड़ी दिखाकर काफ़ी मायूस सी हो गई। उनकी एड़ी पर प्लास्टर हुआ था जो 2 दिन पुराना लग रहा था। उन्हें देखकर मेरे पड़ोसी भी मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे और मैंने भी अपना मुंह नीचे की तरफ झुका लिया। मैं जान गया था मुझे ये भ्रम हुआ था, लेकिन बिल्कुल सच्चाई जैसा। वो जो भी थी मिसेस डिसूजा जैसी लग रही थी, लेकिन पहचान नहीं पाया मैं सच में। फिर मिसेस डिसूजा ने पूछा, क्या हुआ, आप लोग इस तरह भीड़ बनाकर यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टी का?
मैंने भी बात घुमाकर कह दिया, नहीं नहीं, मिस्टर डिसूजा ने आपके बारे में बताया ही नहीं, हमें कहीं बाहर से पता लगा, हमने सोचा आपकी खबर लेकर आते हैं। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और इस तरह हम बाहर निकले। मिस्टर डिसूजा अब मेरे साथ अकेले में बात करना चाहते थे और मैंने भी उनसे अकेले में बात की। मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था। मैंने उनसे बहुत देर माफ़ी मांगी और यही कहता रह गया, देखिए मुझे भ्रम हुआ था, मुझे लगा था कि वो चेहरा आपकी पत्नी का है, लेकिन मैं सोच भी रहा था वो पेड़ पर क्यों चढ़ी होंगी, इस तरह से ऐसे काम थोड़े ना कर सकती हैं। शायद वो कोई और होगा या मेरी आंखों का भ्रम ही होगा, मुझे नींद आई होगी और शायद चलते चलते कुछ ऐसा सपना सा आ गया होगा। वो भी हंसने लगे थे और बातों बातों में मैंने वो बात थोड़ी सी ठंडी की और मैं उनके घर से विदा लेकर आ गया। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो मेरी पत्नी भी कहने लगी, आपको वैसे ऐसे भ्रम होते तो नहीं हैं, आपका दिमाग तो अच्छा काम करता है, लेकिन इस बार भ्रम कैसे हो गया। मैं भी सोचता रह गया था। उस रात भी मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते रहे थे। क्या मैं पागल हो रहा हूँ, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई, आगे क्या होगा, मैं सोचता जा रहा था। और उस रात कुछ बहुत अजीब होने वाला था जिसका हमें पता नहीं था। उस रात मैं इस बारे में सोचता ही रहा था, इसलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 12 बजे तक मैं सोया नहीं था। मेरी बीवी सो चुकी थी जबकि मैं बाहर सैर के लिए जाना चाहता था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं इधर उधर झांकने लगा। आसपास कोई नहीं था। कई बार रात को कोई और भी सैर कर रहा होता है जिसे नींद नहीं आती, लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेला था। जैसे ही मैं सैर करने के लिए थोड़ा आगे निकला, मेरा ध्यान मेरे घर के पास पड़ते उस पेड़ पर पड़ा। मैंने देखा ऊपर कोई था। आज मेरी आंखों ने भ्रम नहीं किया था, बल्कि सच में उस पेड़ पर कोई चढ़ा हुआ था। पेड़ थोड़ा सा हिला था। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर उस तरफ देखने लगा। मेरे घर के पास में ही कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है और कौन हो सकता है, आज तो पता लगा कर ही रहूँगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे खिसकता हुआ और पेड़ों के पीछे से जाता हुआ उस पेड़ को देखता जा रहा था। जो भी वो था बिल्कुल हल्का था। उसने छलांग लगाई और मेरे घर की छत पर पहुंच गया। वो काले रंग के कपड़े की तरह दिख रहा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा था। मैंने भी हल्के पैर दबाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया और उस पेड़ के बिल्कुल नीचे आ गया। वहाँ से मैंने देखा कोई धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ जा रहा था। वो उस पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ऊपर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन मुझे जानना तो था ही, कौन है जो यहाँ पर इस तरह से पेड़ों पर चढ़ा हुआ होता है। क्या सच में ये मिस्टर डिसूजा की पत्नी ही है। ऊपर वाली खिड़की उसने खोल ली थी। उसके बाद वो अंदर चला गया था। अब मैं भी नीचे वाले रास्ते से अंदर जाकर देखना चाहता था। जैसे ही मैंने अपने घर का वो दरवाज़ा खोला, मैं इधर उधर झांकने लगा था। सीढ़ियाँ आगे थी और उसके साथ ही हमारा बेडरूम। मेरी बीवी तो सो रही होगी, उसे कुछ पता नहीं चला होगा, लेकिन हर कोई इसे भ्रम समझेगा जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता। मैं एक कोने में छिप गया और उस सीढ़ियों से वो इंसान नीचे उतरा था। हमारे घर में हमेशा एक छोटा सा बल्ब जलता ही रहता है और उसके सहारे मैं देख पाया था काले कपड़ों में कोई था। काले रंग का चोला पहन रखा था और सर भी उसने ढका हुआ था, जैसा कि उस दिन मैंने उस पेड़ के ऊपर देखा था। लेकिन आज साफ साफ दिख रहा था। ये चमचमाता हुआ चोला था और मैं चेहरा अब भी देख नहीं पाया था। जब तक मैं चेहरा नहीं देखता मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे चलता हुआ अपनी बीवी के कमरे में जाने लगा और वो काले चोले वाला भी वहां पर पहुंच गया था। मैं एक कोने से आंख अंदर निकाल कर जैसे ही देखने लगा, ये मिस्टर डिसूजा की पत्नी ही थी। उसने मेरी बीवी की कलाई पकड़ रखी थी और उस कलाई को अपने मुंह में डाला हुआ था। वो कर क्या रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे वो मेरी बीवी को काटने की कोशिश कर रही हो। मैं वहाँ पर खड़ा चिल्लाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के बाद मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने बटन की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि पूरी तरह से लाइट जला दूं। मैंने जैसे ही लाइट जलाई उसकी आंखें चमक रही थी। वो साधारण इंसानों की आंखें नहीं थी, बिल्ली की तरह थी, चमचमाती लाल रंग की आंखें और उसके बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। वो एक पिशाच जैसी दिख रही थी और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने भी छलांग लगाई और मुझ पर हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन मैंने दरवाज़ा आगे कर दिया जिससे वो टकराई होगी और उसके नाखून उस दरवाजे के अंदर गड़ गए थे।
मैं अपने घर से बाहर निकलकर चिल्लाना शुरू हो गया था और वो अब भी घर के अंदर ही थी, लेकिन मुझे अपनी बीवी का डर लगने लगा था। तब तक अजीत भी बाहर आ चुके थे और पड़ोसी भी आ चुके थे और वो मुझसे जानना चाहते थे कौन है। मैंने बात घुमाकर कहना शुरू किया, कोई चोर है जो अंदर घुस आया है, मेरी बीवी पर हमला कर रहा है। वो भी मेरे साथ ही घर के अंदर घुसे थे और वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला था। हर जगह ढूंढने के बाद तब मेरी बीवी भी अपने कमरे से निकली और मैं अपनी बीवी को कहने लगा, उसने तुम्हारी कलाई पकड़ रखी थी। मेरी बीवी ने सवाल पूछा, कौन? मिस्टर डिसूजा की पत्नी। मैंने उसे देखा, वो घर के अंदर आई हुई थी, तुम्हारी कलाई पकड़कर उसमें दांत गड़ाए हुए कुछ कर रही थी। मेरी बीवी ने कलाई देखी, उस पर वैसे ही निशान थे, उस कीड़े के काटने के, जैसे हमें कहा जा रहा था। उन निशानों को देखकर पड़ोसी भी कहने लगे थे, ये तो कीड़े का निशान है। क्या सच में मिस्टर डिसूजा की पत्नी यहाँ पर आई थी? मैंने कहा, आई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सच है, वही उन पेड़ों पर चढ़ती है। उस दिन मुझे भ्रम नहीं हुआ था, वो सच्चाई है। ये सच्चाई जानने के लिए पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे और मिस्टर डिसूजा के घर पहुंचे थे। वो इस बात को जानना चाहते थे। हमारे पड़ोसियों में एक डॉक्टर भी थे। हम सब वहां पर पहुंच गए थे। हर कोई मुझसे कह रहा था, अगर ये गलती हुई तो इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों पर भरोसा किया था। ये मिस्टर डिसूजा की पत्नी ही है, यहाँ पर अभी अभी पहुंची होगी, काले रंग का चोला पहना होगा। जल्दी से हमने मिस्टर डिसूजा की घर की बेल बजानी शुरू कर दी। जैसे ही मिस्टर डिसूजा बाहर आए, हमने उन्हें बताया, आपकी बीवी कहाँ पर है, हमें उसे देखना है। उन्होंने कहा, वो बेडरूम में है, सो रही है, हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। मैं आगे बढ़ गया था, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है, वो अभी घर में नहीं होंगी, वो बाहर होंगी। हम इतनी तेज़ी से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पहुँच ही नहीं सकती। हमने उन्हें देखा ही नहीं। हम उस कमरे में जाकर देखना चाहते हैं। आपकी बीवी लोगों के घरों में घुस रही है और जो निशान हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं वो किसी कीड़े के नहीं हैं, आपकी बीवी के दांतों के निशान हैं। वो कोई पिशाच है। हमें आप पर यकीन नहीं है, हम उन्हें देखना चाहते हैं। मिस्टर डिसूजा सख्ती से कह रहे थे, लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ थी, मानना तो पड़ता ही। जैसे ही हम मिस्टर डिसूजा के बेडरूम में गए, मिस डिसूजा वहाँ पर थी। उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और इसके बाद हमने उनका पैर देखा, उस पर अब भी पलस्तर था। वो पलस्तर हटाया नहीं गया था, जबकि जब वो घर में थी उसके शरीर पर वो पलस्तर नहीं था। इसके बाद वो डॉक्टर आगे आए थे। मैं इनका पैर चेक करता हूँ। एक बार मिस्टर विवेक की बात भी मान ही लेते हैं कि यहीं वो थीं, चेक कर ही लेते हैं। मिस्टर डिसूजा मना करते गए और उन्होंने उसका पैर देखा। सच में पैर पर चोट लगी थी और हड्डी अब भी जुड़ी नहीं थी। खरोंचों के निशान थे पैर पर, वो चल नहीं सकती थी, डॉक्टर ने कहा था। और सबकी नज़रें अब मुझ पर। मैं क्यों उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने कहा, नहीं, वो सच में हमारे घर में आई थी, वो एक पिशाच हैं। मैंने जब कहा वो पिशाच हैं, तब सबकी नज़रें मुझ पर और वो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। मैं हर किसी को समझाता रह गया, वो पिशाच हैं, लेकिन कोई माना नहीं। वो तो बहुत अच्छे सभ्य इंसान हैं। उन्होंने मुझसे झगड़ा मोल ले लिया था। हमारे पड़ोसी अब मुझे गालियां निकालते हुए मेरे घर तक छोड़कर आए थे। मेरी बीवी ने भी सवाल किए थे, आप क्यों उनसे झगड़ने गए? मैंने कहा, वो तुम्हारी कलाई को पकड़कर शायद खून चूस रही थी। मेरी बीवी ने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, और शरीर में इस तरह से किसी ने दांत गड़ाए होते तो पता तो चलता ही ना। मेरी बीवी तक मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी, और कोई क्या यकीन करता। मैंने अपनी आंखों से मिसेस डिसूजा को देखा था, वो एक पिशाच है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने लानी होगी, तभी वो मुझ पर यकीन करेंगे, वरना सब मुझे पागल ही समझेंगे। उसके अगले दिन मैं काम पर गया ही नहीं। मैं तो इंटरनेट पर ढूंढता रह गया, कैसे पिशाचों की पहचान की जा सकती है। वहाँ अलग अलग तरह की जानकारी दी गई थी। कोई जानकारी दूसरी को काटती और पहले वाली गलत साबित हो जाती। अगर मैं ऐसी जानकारी को या इस प्रयोग को करूँगा और गलत साबित हो गया तो हर कोई मुझे पागल कहेगा। मैं उन्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। कहीं कहा गया था कि ऐसे पिशाच चांदी से डरते हैं, चांदी की गोली अगर उन्हें मारी जाए तो वो मर जाते हैं, वरना वो मरते ही नहीं। आखिर चांदी की गोली हो या लोहे की, क्या मैं मिस्टर डिसूजा पर चला सकता हूँ? अगर असल में वो इंसान ही निकले और मुझे भ्रम निकला तो सारी उम्र जेल में निकलेगी।
ये भी तरीका मैं अपना नहीं सकता, कुछ ऐसा जिससे मैं फंसूं भी ना और वो पिशाच साबित भी हो जाएं। ऐसा तरीका इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं था। मैं उस पूरा दिन बस ये रिसर्च करता रहा था और किसी पड़ोसी से भी मैं मिलना नहीं चाहता था। घर में कई आना चाहते थे, मेरी हालत जानना चाहते थे, वो मुझे पागल समझने लगे थे। इसके बाद अगले दिन मैं काम पर गया, लेकिन काम करते करते बहुत ज़्यादा समय हो गया। 9 बजे मैं वापस आ रहा था। कोई भी बाहर सैर नहीं कर रहा था, सिर्फ मिस्टर डिसूज़ा और मिस डिसूज़ा ही थे जो सामने से चलकर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच्चाई मैं जानता हूँ, फिर भी खुद पर यकीन नहीं था, कहीं मैं पागल ही तो नहीं। मेरे सामने से वो निकल रहे थे, तब मिस्टर डिसूज़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैंने भी मुस्कुराहट से सर हिला दिया, लेकिन मिस्टर डिसूज़ा की पत्नी, उनके दांत लंबे लंबे थे जब वो मुस्कुराई थी। वो साधारण इंसानी दांत नहीं थे। वो मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुरा रही थी जैसे वो पिशाच हो। मैं जानता हूँ उसके बारे में और वो भी जानती है कैसे बचना है। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया था और जब मैं उनसे आगे निकल गया, मैं कर भी क्या सकता था। वो जैसे मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने सर घुमाकर पीछे देखा, उन दोनों ने सर पीछे घुमाया हुआ था। मैं ये जान गया था मिस्टर डिसूज़ा की पत्नी एक पिशाच ही है और शायद मिस्टर डिसूज़ा भी जानते हैं, लेकिन मेरी मदद कौन करेगा और मैं पागल होने से कैसे बचूंगा। तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं घर आया, मैं सीधा स्टोर रूम की तरफ निकल लिया। स्टोर रूम में पहुंचकर मैंने दूरबीन निकाल ली थी। दूरबीन के सहारे उन पर नज़र रखूंगा। मैंने अपनी पत्नी को कह दिया था, मैं छत पर जा रहा हूँ, कोई खास काम है, ऊपर तारें पड़ी हैं, वो चेक करनी है, वो भी इतनी रात को। मैं छत पर था और दूरबीन के सहारे मिस्टर डिसूज़ा और मिसेस डिसूज़ा को देख रहा था। मैं ये देख रहा था उनकी चाल कैसी है, वो कर क्या रहे हैं, क्या वो रात को किसी पेड़ पर चढ़ेंगे। ये बात तो मैं जानकर ही रहूँगा। उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा। वो घूमते घूमते आगे वाले घर तक पहुँचे। वहाँ मिस्टर डिसूज़ा तो वापस आ गए। मिसेस डिसूज़ा अब भी उस पेड़ के पास थे, जैसे वो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैं दूर से देख पा रहा था। जल्दी से मैं अपने घर से बाहर निकला। पेड़ों के पीछे से छिपता छिपाता हुआ मैं उस तरफ जा रहा था। मैं पीछे भी देखना चाहता था, मिस्टर डिसूज़ा वहाँ पर ना हो, कहीं वो मुझे देख ना ले और मेरे लिए खतरा भी तो हो सकता है। एक बड़ी सी छड़ मैंने हाथ में पकड़ रखी थी। मैं देखने लगा, मिसेस डिसूज़ा वहाँ पेड़ पर चढ़ चुकी थी। पेड़ के सहारे वो उस घर के अंदर घुसेंगी। मैं एक तरफ से छिपता छिपता हुआ आगे तक बढ़ा। उन्होंने छलांग लगाई, वो उस घर के ऊपर पहुंच गई थी। अब वो ज़रूर उस घर के अंदर जाएंगी। यकीनन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं जैसे ही उस घर के पास पहुंचा, उस घर में लाइट बंद थी, सिर्फ एक कमरे की लाइट ही चालू थी। वहीं पर होंगी मिसेस डिसूज़ा। उन्हें पकड़ने का सही मौका यही है। मुझे इस खिड़की के सहारे घर के अंदर घुसना होगा और उन्हें पकड़ना होगा। सबके सामने उन्हें पकड़वा कर ही रहूँगा और आज तो उसे अपने हाथों से जकड़ लूँगा। इसके बाद इन पड़ोसियों को यकीन करना होगा। जितने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। मैं खिड़की के सहारे उस घर के अंदर चला गया था। वहाँ पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं उन्हें पकड़ना चाहता था। जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर निकला, 2 लोगों ने मुझे जकड़ लिया। ये कौन हो सकते हैं? मिस्टर डिसूज़ा और मिसेस डिसूज़ा भी हो सकते हैं। मैं चीखने लगा था, बचाओ बचाओ, यहाँ इन पिशाचों ने मुझे पकड़ लिया है, जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। मैं ये आवाज़ें लगा रहा था और जब मेरा मुंह घूमा, ये मेरे पड़ोसी थे। उन्होंने मुझे पकड़ रखा था। मैंने उनसे सवाल किया, मुझे क्यों पकड़ा है? यहाँ मिसेस डिसूज़ा होंगी, उन्हें पकड़ो। वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आई हुई हैं। वो हमारे शरीर का खून पीती हैं। मिसेस डिसूज़ा सामने खड़ी थी और मिस्टर डिसूज़ा भी। उन दोनों को यहाँ पर देखकर मैं हैरान भी था और परेशान भी। मैंने कहा, ये आपके घर के अंदर घुसे हैं, इन्हें पकड़ो, ये पिशाच हैं। मुझे एक सोफे पर बिठाया गया और मेरे पड़ोसियों ने जानकारी दी कि आज उन्हें खाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। वो छत के रास्ते से नहीं, दरवाजे के रास्ते से यहाँ पर आए हैं। खाना खाकर कुछ देर के लिए बाहर सैर के लिए गए थे, उसके बाद दरवाजे के रास्ते से ही ये अंदर आए हैं। मुझे ये बताया गया और मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही थी। और उसके बाद मिसेस डिसूज़ा कहने लगी,
इनकी हालत ठीक नहीं लगती। देखिए, इन्हें कुछ कहिए मत, मुझे लगता है इनको दिमागी परेशानी हो रही है। ऐसा होता है, मेरे दादाजी को भी ऐसे भ्रम हुआ करते थे। वो सोचा करते थे कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, जबकि असल में भूत प्रेत थे नहीं। धीरे धीरे भ्रम बढ़ने लगता है। आप इन्हें चोट मत पहुँचाइए, ये चोरी करने नहीं आए थे, बहुत अच्छे हैं, हम इनसे बात करते रहते हैं। शायद ये उसी भ्रम के कारण यहाँ घर के अंदर घुस आए होंगे। अब मिस्टर डिसूजा भी काफ़ी गुस्से में थे। वो मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन मिसेस डिसूजा ने उन्हें ठंडा कर दिया था। मिसेस डिसूजा ने ही पड़ोसियों को भी ठंडा कर दिया था। अब पड़ोसी भी मुझे पानी पिला रहे थे और ये कह रहे थे, इस भ्रम को दूर करो, इस तरह तुम यहाँ पर रह नहीं सकते, सबको परेशान करते रहोगे। ये कोई पिशाच नहीं है, यहाँ घर के अंदर ही आई थी, हमने इन्हें बुलाया, हमें तो कोई चोट नहीं लगी, इन्होंने हमें मारने की कोई कोशिश नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा था। आज मुझे लग रहा था सच में मुझे भ्रम हो रहे हैं। मैंने मिस्टर डिसूजा को यहाँ पर आते हुए तो देखा ही नहीं, वो तो पीछे चले गए थे। क्या ये मेरा भ्रम है? वहाँ उन पड़ोसियों ने मुझे भी विदा किया और मिस्टर डिसूजा और मिसेस डिसूजा भी मेरे साथ ही आ रही थे। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था, मैं बार बार उनसे माफ़ी मांगता जा रहा था, बल्कि मैं उन्हें कह रहा था मुझे जल्द ही साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। मुझे लगता है मैं पागल ही तो नहीं हो रहा। मैं पागलों की तरह मिसेस डिसूजा का पीछा करता रहता हूँ। मुझे लगता है ये पेड़ों पर चढ़ती हैं। मैं उनसे बात करता भी तो क्या करता, लेकिन मैंने जैसे ही उनके चेहरों की तरफ देखा, उनके बड़े बड़े दांत दिख रहे थे। मैंने अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे आपके बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे भ्रम हो रहा है। तभी मिसेस डिसूजा बोली, ये भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। आज रात तुम्हारी बारी है। ये आवाज़ सुनकर मैं घबरा सा गया था। भ्रम आंखों को हो सकता है, कानों को भ्रम नहीं हो सकता। इसके बाद मैं पीछे हटने लगा था और वो दोनों मुझे घेरते जा रहे थे। यहाँ पर मैं चीखता भी तो वो भाग जाते और हर कोई मुझे पागल समझता। इनका मुकाबला तो मुझे अकेले में ही करना होगा, लेकिन कैसे करूं? मैं पीछे हटता गया, वो मुझे घेरते गए। उनके शरीर भी थोड़े थोड़े बदलने लगे थे, उनके कपड़ों का आकार भी बदलने लगा था। कैसे कर पाते थे वो? साधारण सूट पहना हुआ था दोनों ने, उसके बाद दोनों ही काले चोले में आ गए थे। बड़ी बड़ी लाल सी आंखें, मेरे करीब होने लगे थे वो। मैं घबराया हुआ पीछे की तरफ भागने लगा और उनके भागने की रफ्तार बहुत तेज। वो मुझसे आगे खड़े हो गए थे, जबकि मैं पीछे भागता वो वहाँ पर खड़े हो जाते। चारों तरफ मैं भागने की कोशिश करता रहा, वो हर तरफ पहले ही खड़े हो जाते। मैं कहीं नहीं जा सकता था। उन्होंने बड़े बड़े दांत निकाले हुए थे और उनके नाखून बहुत तेज और लंबे लंबे थे। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और मैं आंखें मलता हुआ भी मान रहा था भ्रम ही हो, ये सच्चाई ना हो। क्या करूं मैं? मैंने उनसे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो उन्होंने कहा था, नहीं, अगर मारना ही होता तो पहले ही मार चुके होते जब हमें तुम पर शक हो गया था। हम सिर्फ खून पीते हैं और तुम्हें पागल साबित कर ही दिया है। अब तुम्हारा खून पीना ही तो बनता ही है, और इस चीज को किसी को भी बताते रहना, कोई यकीन नहीं करेगा। शायद मैं वहां पर कुछ नहीं कर पाता अगर मेरी किस्मत तेज ना होती। मैं इधर उधर देखने लगा था, उन्हें क्या मार कर बचाऊं। हाथ में पत्थर आया, मैंने पत्थर सीधा मिस्टर डिसूजा के सर पर मारा। उन्हें चोट ही नहीं लगी, वो मजबूत शरीर था। वो हंसते हंसते मेरे करीब आ रहे थे। मैं चीखना नहीं चाहता था क्योंकि मैं पागल ही साबित हो जाता। क्या करता मैं? मेरे हाथ में मेरा एक ब्रेसलेट आ गया। मैंने उसे कलाई से उतारा और वो चांदी का था। ख्याल वही, चांदी की गोली से पिशाच को मारा जा सकता है, चांदी के ब्रेसलेट से कुछ तो किया जा ही सकता है ना। मैंने वो ब्रेसलेट हाथ में पकड़ लिया था। जैसे ही मिसेस डिसूजा मेरे करीब आई, उनकी कलाई पकड़कर वो ब्रेसलेट मैंने उस कलाई पर लपेट दिया था। तभी वो चीखने लगी थी और वहाँ धुआं निकल रहा था कलाई से। मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। मैंने कलाई उस ब्रेसलेट के सहारे ही पकड़ रखी थी और वो कमज़ोर फिर चुकी थी। दूसरी तरफ गले में मैंने चांदी की चेन पहन रखी थी। जल्दी से दूसरे हाथ से चेन उतारी और वो दूसरे हाथ में लपेट। अब मिसेस डिसूजा मेरे करीब तो आना चाहती थी, लेकिन चांदी मेरे मुक्के पर लिपटी हुई थी और जैसे ही मैं मुक्का मारता, चेहरे से धुआं निकलता, निशान पड़ने शुरू हो जाते।
चांदी से पिशाच डरते हैं और यहाँ दोनों मुझसे लड़ रहे थे। मैं मिसेस डिसूजा को छोड़ना नहीं चाहता था और उसकी चीखें निकल रही थी। ये मेरी चीखें नहीं थी। पड़ोसी घर से बाहर निकल आए थे। बहुत सारे पड़ोसियों ने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा था। मिसेस डिसूजा का वो भयानक रूप, वो पिशाच का अजीब काला भद्दा रूप, वो सब देख रहे थे। बड़े बड़े दांत, वो लंबे लंबे नाखून। वो मेरे करीब आकर मदद तो करना चाहते थे, लेकिन मिसेस डिसूजा बहुत ताकतवर, वो धक्के मार मार कर सबको गिरा देते। मिसेस डिसूजा तड़प रही थी क्योंकि मैंने उसकी कलाई उस चांदी के ब्रेसलेट से पकड़ रखी थी। वो कमज़ोरों की तरह ज़मीन पर थी। उसका शरीर बहुत ही निचुड़ चुका था, हड्डियों का ढांचा निकल आया था। वो मिन्नतें कर रही थी। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता एक पिशाच पर रहम मुझे क्यों आ गया। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। मैंने जैसे ही उसकी कलाई छोड़ी, वो जैसे ज़मीन पर तड़प रही थी, अब जाकर उसे सांस आई थी। वो पहले तो सांस ले रही थी और उसे बचा रहा था मिस्टर डिसूजा, वो भयानक रूप में। कॉलोनी में धीरे धीरे लोग बाहर आते जा रहे थे उन चीखों को सुनकर। वहाँ लोग भर चुके थे और वो सब मिसेस डिसूजा और मिस्टर डिसूजा को देख रहे थे। मिस्टर डिसूजा जल्दी से मिस डिसूजा को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ पेड़ों पर छलांग लगाकर सबके सामने भाग निकला था। तब जाकर सबने माना था हमारे बीच पिशाच रहते हैं। उस रात कोई नहीं सोया था। हर कोई घर से बाहर था। हर कोई इंतज़ार कर रहा था कहाँ हैं वो, उन्हें पकड़ना है। हम मिस्टर डिसूजा के घर भी गए थे। वहाँ भी 3 घंटे रहे थे, कोई नहीं आया था। वो यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस वालों को बताते भी तो क्या। हमने एक पुलिस वाले को ये कहा और वो हम पर हंसने लगा था। वो कहने लगा था, भूतों की कंप्लेंट पुलिस में नहीं होती, किसी बाबा के पास जाओ, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। हम किसी को बता नहीं पाए और मिस्टर डिसूजा वहाँ वापस नहीं आए। वो ज़मीन भी उन्हीं के नाम रही और वो कभी यहाँ नहीं आए, यहाँ से कहीं चले ही गए। उनका आज भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता लग ही नहीं पा रहा। ना तो वो ज़मीन बेची गई और ना ही वो कभी नज़र आए। उसके बाद से हमारी कॉलोनी में कोई चमगादड़ नहीं देखा गया, जैसे चमगादड़ भी वहाँ से गायब हो चुके थे। धीरे धीरे हमारी कॉलोनी सही होने लगी। हमारे शरीर पर वो निशान कभी दोबारा पाए नहीं गए। हम आज भी मानते हैं पिशाचों से हम बच गए मेरी हिम्मत के कारण। अगर वो मेरी बात ना मानते तो हर किसी का शरीर कमज़ोर होता जाता, वो लोगों के शरीर से खून पीते जाते। मैं आज भी इस असमंजस में हूँ। क्या मिसेस डिसूजा की कलाई मुझे छोड़नी चाहिए थी या नहीं? क्या पिशाच को सज़ा देनी चाहिए थी? क्या मौत की सज़ा उसे मैं दे पाता या नहीं? ये जवाब मैं आपसे करता हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते?